देहरादून में होगा विधानसभा का बजट सत्र। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा सेशन। पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की रखी मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे नियुक्ति पत्र। वन विभाग के चयनित वन आरक्षकियों को सहायक लेखाकारों को देंगे नियुक्ति पत्र। तकनीकी शिक्षा विभाग के भी सहायक लेखाकारों को देंगे ज्वाइनिंग। बनभूलपुरा में कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर। अब केवल बनभूलपुरा में रहेगा नाइट कर्फ्यू। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड में 4 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। आज और कल पहाड़ी जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी। मैदानी जिलों में बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी है। इस बीच जनजीवन सामान्य हो चला है। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हालात सामान्य रहें तो कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए वहां पर सभी विभागों के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। जिला प्रशासन पूरी निगरानी कर रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के बीच सभी दुकानें खुली हुई हैं। सभी जान रहे हैं, अब नाइट कर्फ्यू इस क्षेत्र में लागू है। शांतिपूर्वक सारी स्थिति है और सभी दुकानें खुली हुई हैं। लोग अब आराम से आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वो स्थल है जिसे मल्लिका बगीचा, उसके आसपास जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। किसी को कोई समस्या, उसमें अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, उसे दूर किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो शहर के इसमें इमाम साहब लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने भी अपील करी है। सभी लोगों ने, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये स्थिति रही है तो शीघ्र ही उच्चाधिकारी इसमें हमें दिशा निर्देश देंगे और इस कर्फ्यू को आगे हटाया जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरात ने का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्लानिंग की जाए, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं को भाजपा के जोड़ने की बात कही गई। नए मतदाता चुनाव को नई दिशा देने का काम करता है। जो हमारा नया मतदाता है, स्टेट में हो या देश के हो, उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए कार्यक्रम, उनके साथ संवाद, उनके साथ कम्युनिकेशन, हमारी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स नए मतदाताओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसका जो है कंसेप्ट है, उसको लेके उनसे लगातार जो है बातचीत करना, अपने कार्यक्रमों में लाना, ये फोकस है। और निश्चित रूप में नया मतदाता जो है वो चुनाव को एक दिशा देता है। वो बड़ा ही ये कह लीजिए टर्निंग पॉइंट नया मतदाता, ये जो हमारा 18 साल से लेकर और जो 21 साल वाला है या 25 साल वाला है, ये एक तो उत्साही होता है, ये वानर समान होता है, यानी कि वानर जैसा उसके अंदर जोश, जुनून, समर्पण, संकल्प और किसी भी चीज को जो है असंभव को संभव करने के लिए नए मतदाता पर ही हम लोग जो हैं ज्यादा फोकस कर रहे हैं। खटीमा उपवन प्रभाग के सीमांत सुरई वन रेंज की टीम ने साइबेरिया पक्षी का मांस एक घर से बरामद किया। इस मामले में घर के मालिक पर कार्रवाई की गई है। वहीं पक्षियों का शिकार कर मांस को बेचने वाले शिकारियों को पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले में वन विभाग की टीम भी सक्रिय है। सुरई वन रेंज के डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी ने बताया कि एक घर में मांस रखने की सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मांस बरामद कर आरोपियों की तलाश जारी है। नाम का आदमी था, उससे और उसकी वाइफ से जो है जब पूछताछ की गई तो ऐसा आभास हुआ कि ये कृत्य जो है इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। उनसे जब इस संबंध में अग्रिम पूछताछ की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति जो है कार्तिक विश्वास नाम का व्यक्ति इन्हें अक्सर परेशान किया करता था कि अगर तुम जो है हमसे जो है नहीं बात करोगी या हमसे जो है नहीं संबंध रखोगे तो हम तुम्हें झूठे केस पे या तुम्हारे पति को जो है फंसा देंगे। उसमें अग्रिम जब कार्रवाई की गई तो कार्तिक विश्वास को रेंज ऑफिस बुला के जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके दोस्त शंभू और संजय द्वारा चिड़िया जो है ये मेलाघाट रोड पे, खटीमा मेलाघाट रोड पे डैम किनारे से किसी से चिड़िया खरीद के लाई गई थी,
जिसको उसने रंजिशवश उस परिवार में राजेश रस्तोगी के घर पे रखा था और उसे झूठा फंसाना चाह रहा था। जब अपराध की जो है विस्तृत जांच की गई तो उसमें ये पाया गया कि इसमें जो है कार्तिक विश्वास, सन ऑफ मधु विश्वास, शंभु विश्वास, सन ऑफ विश्वजीत विश्वास अपराधी प्रतीत होते हैं, या इनसे स्पष्ट होता है कि अपराधी है। इनके बयान जो है लिखित बयान इनके द्वारा दिए गए हैं और जो है जिस आधार पर इन दोनों को लिया गया 4 बजे। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां लगातार मानव और वन्य जीव के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों का सरकार और वन विभाग को लेकर विरोध जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाघ, गुलदार, हाथी एवं भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रामनगर में घटी घटनाओं को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति लंबे समय से आंदोलन कर रही है। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर रामनगर के ग्राम कानिया रामलीला ग्राउंड में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए कई लोगों ने प्रतिभा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए वन विभाग और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अलचौना में निकिता शर्मा को मारा, मेरे ही पड़ोस में, मेरी ही भतीजी, और उससे पहले 2 महिलाएं और मारी उसी एरिया में, नीचे एक कसाला में मारी गई, मलवताल में, और एक पिंडो में मारी गई। दिन ब दिन वही नुकसान, वही आदमखोर का भय। हमारा तो मतलब ये समझे कि मतलब शाम के 6 बजे के बाद सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक हम जेल की तरह, जेल के अंदर जैसा एक कैदी रहता है उस प्रकार से पूरे गाँव वासी, पूरा इलाका ही, पूरा भीमताल, पूरा क्षेत्र पूरा ही हम कैद बन के रखते हैं। हमारी यही मांग है कि बाघों को पकड़ो, इनको या तो गोली मारो या इनको यहाँ से बहुत दूर जहाँ इनका एक क्षेत्रीय एक प्राइवेट इनको रखा जाता है वहाँ रखा जाए। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और उसके अलावा जब वन विभाग के लोग आते हैं तो वो हमारी कोई सुरक्षा करते नहीं है। खाली पता नहीं कहाँ से बाघों को लाके हम लोगों को दिखाते हैं, पता नहीं हमें देखा नहीं हमने कहाँ से पकड़ा बाघ। जब सरकार कहती है, जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तुम्हें राहत देते हैं, कहाँ गया वो राहत? कुछ नहीं। उसका अगर आप अंदर खाने जाके देखेंगे ना, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार करेगी? वो दूसरा, उन बाघों को, जो आदमखोर बाघ, वो हमें दिखना चाहिए कि कहाँ से पकड़ा गया। मारा जा रहा है उसे मारे, और क्या कहते हैं, हमारे लोगों की पूरी सुरक्षा करें। सारे लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि भाई कैसे हम अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि ना तो वन विभाग के अधिकारी, ना सरकार जनता से ना संवाद कायम कर रही है, बल्कि वो तो हैदराबाद के अंदर जलसे आयोजित करके बाघ को बढ़ने की खुशियां मना रही है। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, 3000 से ज्यादा तेंदुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। और साउथ अफ्रीका में जो है बैलेंस हंटिंग की जाती है, लोगों को परमिट दे करके उनको मारने की जो अनुमति दी जाती है। तो इस तरह की कोई योजना लेकर के आए, ये गांव के अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है, तो इसको उस संरक्षण अधिनियम के आरक्षित सूची से बाहर भी करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर चर्चा में है, और निश्चय ही एक बड़ी योजना यहाँ पर आगे आंदोलन की यहाँ पर बनाई जाए। 24 फरवरी को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी, जिसके लिए गुरु रविदास मंदिर समिति विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वहीं रविदास मंदिर भेल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और प्रतियोगिता के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी के मार्ग पर चलने के लिए समाज को जागरूक करने का काम किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार का कहना है कि श्री गुरु रविदास के जन्मोत्सव को त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए समाज से जुड़े लोग और अन्य वर्गों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर, जो सेक्टर 1 BHL में एक प्रतिष्ठित मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसके तहत श्री रविदास जी की जयंती 24 फरवरी है, लेकिन उसकी हम लोग तैयारियों के लिए इस बार एक पूरे त्यौहार की भांति इसको मना रहे हैं। और हमने इसमें क्या किया कि कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, और इस प्रतियोगिताओं में प्रत्येक वर्ग को समाहित किया गया है, जैसे बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक इसमें समाहित किया गया है। भाषण प्रतियोगिता है, उस भाषण प्रतियोगिता में कई वर्गों में, पुरुष वर्ग में है, महिला वर्ग में और विद्यार्थी वर्ग में। साथ में निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। जो इस सारी प्रतियोगिताएं हैं, एक साथ को हम इसका पुरस्कार वितरण 24 फरवरी को करेंगे। 24 तारीख को गुरु महाराज जी का जन्म दिवस है, उसी को हमने लोगों में जन जागरूकता के लिए एक उत्सव के तौर पे हमने इसको थीम दी है, और बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में और सभी वर्ग में और सभी सर्व समाज के लिए हमने जो ये अभियान चलाया था, इसमें हमने कुछ प्रतियोगिताएं कराई हैं जो 4 चरणों में थी। पहले चरण की प्रतियोगिता हमारी पोस्टर मेकिंग थी, जिसमें पूरे उत्तराखंड से 200 बच्चों ने एक साथ गुरु महाराज की पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर गुरु महाराज की पोस्टर बनाई। और ये उत्तराखंड के लिए भी रिकॉर्ड है कि एक साथ 200
पोस्टर गुरु महाराज के हमारे इस मंदिर प्रांगण में बनाए गए हैं। तो इससे जागरूकता लेते हुए आज लोगों ने भाषण के लिए भी अपना नाम बहुत ही जोरों शोरों के साथ दिया है और इसी के साथ एक निबंध प्रतियोगिता भी है। कुछ बच्चे हमें ऐसे भी मिले हैं जो वास्तव में गुरु महाराज को नेट के द्वारा खोज के उनके बारे में जीवन पढ़ के आज यहाँ पर अपने भाषण देने के लिए आए हैं, ताकि लोगों को गुरु महाराज के बारे में जागरूकता मिल सके। बद्रीनाथ के आसपास हुई बर्फबारी के बाद अब वन विभाग ने बद्रीपुरी क्षेत्र में वन्य जीवन की सुरक्षा, संरक्षण और वन्य संपदाओं की निगरानी बाबत रेकी के साथ साथ लंबी दूरी की पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों और वन कर्मियों की एक टीम ने गोविंद घाट वन प्रभाग के तहत हनुमान चट्टी क्षेत्र से बद्रीनाथ धाम क्षेत्र तक की सघन पेट्रोलिंग अभियान की शुरुआत की। वन विभाग के अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम में वन विश्राम गृह सहित चौकियों का भी जायजा लिया। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर प्रधानमंत्री की ओर से प्रणाम कहा जाएगा और केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाले लाभ के भाव से लाभार्थियों के बीच जाया जाएगा और लाभार्थियों को नमो ऐप के माध्यम से मिस कॉल करवाकर प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र दिया जाएगा। यह अभियान पूरे देश में 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाला है। आगामी जो 100 दिन है, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा। और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिससे लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। प्रत्येक लाभार्थी पे जाकर उसको प्रधानमंत्री जी की ओर से उसको प्रधानमंत्री जी का सादर प्रणाम कहते हुए, उसको प्रधानमंत्री जी की जो उससे मिलने वाले जो उसके लाभ हैं, ऐसा भाव लेकर हम सभी लाभार्थियों तक जाएंगे और लाभार्थी को नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम भी करेंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में क्षेत्र के उद्योगों एवं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग चंपावत के 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया गया। डीएम चंपावत नवनीत पांडे के कैंप का शुभारंभ किया गया। सीएम डीएम पांडे ने कैंप में उपस्थित क्षेत्र के उद्यमियों व छात्र छात्राओं से इस कैंप का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि कैंप में आए मास्टर ट्रेनरों के द्वारा उद्योगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी। कैंप में कई उद्यमियों व छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं उद्यमियों के द्वारा उद्योग विभाग को धन्यवाद दिया गया। से हम बिनाई सेंटर चला रहे हैं और बिनाई का काफ़ी हमारी महिलाएं बहुत कुशल कारीगर होती हैं, तो सिर्फ एक मार्केटिंग करना और उनको अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत थी, तो हम उनको समय समय पर ट्रेनिंग दे करके डिज़ाइन बनवाते हैं और उसकी हमारे उद्योग विभाग से हमको काफ़ी मदद मिली है। और स्टार्टअप लगाने में हमारा उद्योग विभाग से हमने जैसे कि लोन वगैरह की व्यवस्था सब होती है। यहाँ की महिलाओं का काफ़ी मतलब स्वरोजगार से जुड़ने के लिए एक सरल माध्यम मुझे यही दिखाई दिया, तो मैंने इसी और अपना कार्य शुरू किया। तो महिलाएं मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाती हैं और हाथ के बनाए हुए डिज़ाइन बाहर सबको बहुत पसंद आते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए एक उद्यमी को क्या क्या समझना चाहिए, क्या क्या विभिन्न चीजें हैं जो उनको समझनी चाहिए, जो उन्हें अच्छी सुचारू बनानी चाहिए, और उसको लेकर इन 2 दिवस में हम उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर मुझे अपना बिजनेस एक सुचारू रूप से बनाना है और उसे ले जाकर किसी को दिखाना है, किसी को बताना है कि सर मुझे ये सहयोग चाहिए, तो कैसे मैं अपने लिए सहयोग मांगूं, वो हम उन बच्चों को इसमें सिखाना चाहते हैं। जनपद चंपावत में डाइट लोहाघाट में ये 2 दिवसीय कार्यशाला वर्कशॉप जो है उसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। जो इस प्रोग्राम का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जैसे किसी आदमी के दिमाग में कोई विचार है कि वो इस क्षेत्र में अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, शुरू करना चाहता है। अब कई बार क्या होता है कि विचार तो होता है
कुछ स्तर पे अध्ययन भी होता है, लेकिन उसको आइडिया नहीं आता कि कैसे वो उसको विकसित करे, उसको एक पूरे बिजनेस मॉडल के रूप में कैसे डेवलप करे। तो ये जो बूटअप कैंप है, ये उन्हीं लोगों को फोकस करके बनाया गया है। उन लोगों को कैसे उस आइडिया को डेवलप करना है, कैसे उस छोटे से बिजनेस को ग्रो करके बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना है, उसी के संबंध में यह 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की जा रही है। ज्योतिर्मठ परिसर में 3 दिवसीय एक सहस्त्र दंपति पूजन के तीसरे दिन नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों दंपतियों की लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा अर्चना की गई। ये धार्मिक अनुष्ठान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तीसरे दिन दंपति की सविधि पूजा की गई और तीसरे दिन की विशेष पूजा में बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल द्वारा दंपति पूजन समारोह में शामिल हुए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने संबोधन में कहा कि सहस्त्र दंपति पूजन के रूप में ज्योतिर्मठ में स्वच्छ सनातनी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। सहस्त्र दंपति धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए दंपतियों की दीर्घायु की मंगल कामना की गई। आचार्य मठ के अंतेवासी और मठाधीश शंकराचार्य जी, इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजन किया, सहस्त्र दंपति पूजन। वस्तुतः सदग्रस्त के लिए लक्ष्मी नारायण कहें, सदग्रस्त के लिए गौरी शंकर कहें, ये आदर्श होते हैं। बिना दंपति के चल नहीं सकती है। सनातन संस्कृति बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारी मर्यादाओं को धारण करने वाली संस्कृति है और हमारे यहाँ नित्य प्रति उत्सव, यही मठों, मंदिरों, आश्रमों की पहचान है कि यहाँ हर समय उत्सव होते रहते हैं। संसार में जितने भी पुरुष और स्त्री हैं, सबको सीता राम के रूप में देख करके उनको हम प्रणाम करते हैं। तो कार्य रूप इस तरह के आयोजन से दिखता है जिसमें हम उनको देवता समझ करके उनकी उपासना करते हैं। हमारे यहाँ देवताओं में बहुत सारी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए बयान दिया है कि केंद्र सरकार देश में तानाशाही कर रही है और विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धनबल से तोड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे रूस और चीन के राष्ट्रपति अपने राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही केंद्र सरकार भी देश चला रही है। साथ ही सांस्कृतिक लोकतांत्रिक परंपराओं और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूल्यों का खात्मा कर रही है। कार्यकर्ता विहीन, धन विहीन, हर तरीके से, क्योंकि ये लोकतंत्र विहीन इस देश को करना चाहते हैं। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 2024 इनके हिसाब से जो है अंतिम चुनाव है, ये पुतिन जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन और चीन और रूस का संचालन कर रहे हैं, ये उसी तर्ज पर हिंदुस्तान को भी लाना चाहते हैं। ये जो संसदीय लोकतंत्र है, जो हमारे संविधान की गांधी, नेहरू, अंबेडकर की देन है, ये उसको समाप्त करना चाहते हैं। हल्द्वानी में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 वांटेड आरोपी भी शामिल हैं। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के सभी आरोपी हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के पास से पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएससी के जवान से लूटी गई कार्बाइन मैगजीन भी बरामद की है। साथ ही बताया कि अभी तक 58 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किया है। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे, उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए। उत्तरकाशी के धरासू क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लीसा टीन बरामदगी को लेकर छापेमारी की, जिसमें उत्तरकाशी के प्रभागीय वन अधिकारी डीपी बलूनी ने एसडीओ कन्हैया बेलवाल, रेंजर नागेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में छापेमारी की। बता दें कि धरासू बैंड स्थित भागीरथी लीसा उद्योग फैक्ट्री में छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद डीएफओ डीपी बलूनी ने बताया कि फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान 250 से ज़्यादा अवैध लीसा के टीन बरामद किए गए, जिसके बाद विभाग ने फैक्ट्री सील कर दी।
मुखबिर से भी सूचना मिली थी और हमारे जो वन संरक्षक भागीरथ बिरत महोदय हैं उनके द्वारा भी हमें सूचना दी गई कि इस तरह से कुछ जो है चोरी का लीसा वहाँ पे आ रहा है। वहाँ पे फिर हमने कल छापे की कार्रवाई की और छापे की कार्रवाई में 400 टीन लीसा जो कि एकदम फ्रेश टीन थे जिन्हें कूप नंबर भी नहीं पड़ा था, तो वो हमने वहाँ पे जब्त किया। ये करीबन 68 कुंतल के आसपास रहा होगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो फैक्ट्री के मालिक थे वो भी आ गए थे। उनका ये कहना था कि साहब ये तो लीसा जो है मैंने होशियारपुर के किसी आदमी ने यहाँ डाला है, बट वो जायज़ नहीं लग रहा था क्योंकि उसके वो बारे में उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि ये नंबर 2 का माल है। तो वो सारा माल सीज करके हम धरासू ले आए थे। उनके जो भी अभिलेख थे वो हमने सीज कर दिए थे और आज मैंने अपने SDO को उस पर बैठाया हुआ है कि भाई वो पूरा मिलान करके उसको वो करे और फिर ये जो भी गलत चीज़ वहाँ पे पाई गई है उस पर नियमानुसार कार्रवाई करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।